तो अब हम लोग देख रहेंगे क्या, कृषि का वाणिज्यीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, कृषि का वाणिज्यीकरण, इसमें हम इसके भी कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, तो इस पॉइंट से इसको देखने का प्रयास किया जाए। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाम से ही पता है, नाम से ही ये पूरा आपको एहसास हो रहा होगा कि वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज डिमांडिंग द कॉमर्स एंड मार्केट, मार्केट डिमांड द डिमांड एंड supply. So this agriculture is regulated by demand and supply according to demand of market, मार्केट के मांग के अनुसार। ठीक है, यही इसकी सबसे बेस्ट समझ है, आप इसको समझ लीजिए। मैं गारंटी इस बात का लेता हूं कि अगर मेरे शब्दों को आप लिख देते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। आप इसका प्रयास करिए समझने का। ठीक है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसे कारक थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो अंग्रेजों को भारत में वाणिज्यीकरण करने के लिए विवश किए। समझिए, अब भारत में जो आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सिस्टम पढ़ रहे थे, अब भारत में विलेन का एंट्री होने जा रहा है। अब बहुत बड़े बड़े विलेन आएंगे और ये विलेन क्या करेंगे, अपने अनुसार, जैसा होता है ना फिल्मों में कि विलेन क्या करता है, गुंडा, वो क्या करता है कि अपने अनुसार हीरोइन को नचाता है, अपने इशारों पे नचाता है। इसी प्रकार से अब भारत के अर्थव्यवस्था को अंग्रेज क्या करेंगे, अपने अनुसार नचाने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पर अंग्रेजों को कह सकते हैं कि वो क्या थे, विलेन थे। चूंकि जो उनकी व्हाट्समैन बर्डन थ्योरी थी, जो उनकी उपयोगितावाद की विचारधारा था, जो उनका सभ्य होने का विचारधारा था, वो खोखला होना साबित हो जाएगा। जब हम इसके लास्ट स्टेज में जाएंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बड़े बेईमान थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फैक्टर्स थे, इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या क्या थे। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या थे। ठीक है, उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, ये आप विशेष तौर पर देखने का प्रयास कीजिए। ठीक, उत्तरदायी कारक। ठीक है, उसके पहले हम आपको डिफिनेशन एक लेंगे, यहां डिफिनेशन लेंगे, इसकी परिभाषा क्या है ये आप देख समझिए। ठीक, परिभाषा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें क्या होगा, वाणिज्य, व्यापार। वाणिज्य मतलब कि मार्केट, मार्केट मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई। किसकी डिमांड, अंग्रेजों की डिमांड। कौन सी, तो उनके औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। सप्लाई क्या, तो भारत के कच्चे पदार्थों की। समझे, एकदम से आपको तोड़कर समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो यह था कि ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर, ठीक, व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करते हुए फसलों की उत्पादन करना। ठीक है, व्यापारिक मुनाफों को ध्यान में रखकर, दूसरे शब्दों में कहें तो वैसी कृषि व्यवस्था, ऐसी कृषि पद्धति जिसमें परंपरागत खाद्यान्न के स्थान पर बाजार के मांगों को ध्यान में रखते हुए कैश क्रॉप, नकदी फसलों का, बाजार के आवश्यकता के अनुरूप फसलों का उत्पादन करना ही कमर्शियल या व्यापारिक या कृषि का वाणिज्यीकरण है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो परंपरागत धान, गेहूं, चावल जो आप खाते हैं, लिट्टी चोखा, उसके स्थान पर अब आपको एक कैश क्रॉप की, नकदी फसलों की उत्पादन करना होगा। ठीक, ये था उसकी। अब मैंने आपको अभी तोड़कर बताया कि ये क्या नकदी फसल क्या थे, कच्चे पदार्थ थे, रॉ मटेरियल था अंग्रेजों के उद्योगों में उपयोग होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन इसका मिल जाता है, क्या,
कच्चे पदार्थ कृषि के व्यवसायीकरण का, वाणिज्यीकरण का परिभाषा। ठीक, अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स पे, इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन थे कि अंग्रेजों ने एक ऐसी कृषि पद्धति भारत में लागू किया। ठीक है, या फिर अंग्रेज भारत किसान भी इसके तरफ कुछ झुके। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भू राजस्व की जो नीतियां थी उससे अंग्रेज वो बहुत ज़्यादा थी, उनका जो रेट था, उनका दर था भू राजस्व का वो ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में क्या था कि भारतीय किसान सोच रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो अगर हम कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं तो अगर कैश क्रॉप करते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आमदनी होगी तो हमें उनका टैक्स चुकाने में सहूलियत मिलेगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके तरफ झुकना शुरू कर दिए। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि इंग्लैंड में उस समय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, और उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे माल की जरूरत थी। और एक स्तर पर तो कच्चे माल औद्योगिक, और दूसरे स्तर पर क्या था उनको कि जो मजदूर थे, जो गांव से शहर में आ गए थे, जो श्रमिक थे, उनकी संख्या बढ़ गई थी। उनके खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भी खाद्यान्न फसलों की जरूरत थी। अगर अंग्रेज अपने खाद्यान्न के भूमि के जगह पर कैश क्रॉप करने लगते तो उनकी खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। इसलिए वो उनकी एक और भी पॉलिसी थी कि जो हमको कच्चे माल चाहिए वो हम भारत से पूरा कर लें। ठीक, और अपने खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हम अपने ज़मीन से करते रहें। मतलब वो डबल दोहरा लाभ की स्थिति में बने रहना चाहते थे। इसलिए कारखानों को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, बाजार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इस कृषि पद्धति पे विशेष तौर पे बल दिया गया। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। देखिए ये आपको समझना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये आपको समझने का प्रयास करना होगा। ये है चाइना, ये है इंडिया, ये है इंग्लैंड। ये कौन है? इंग्लैंड, चाइना, इंडिया। होता क्या था पहले कि इंग्लैंड वासियों को चाय की लत थी। ये शुरू से ही नशेड़ी हैं, ये ससुर लोग इंडिया में आकर अपने शौक दिखा रहे थे, अदरवाइज इनके में कुछ दम था नहीं। ठीक है, ये नशेड़ी गंजड़ी लोग हैं। तो जो इनको चाय की लत थी, और उसी औपनिवेशिक मानसिकता को हम लोगों को भी लत लग गई है। नहीं तो हम लोग क्या है, छाछ पीने वाले आदमी हैं, लिट्टी चोखा खाए, छाछ पिए, अपना 12 बजते बजते नींद आ जाती है, सो जाते थे। अब इस चाय का साइड इफेक्ट है कि रात भर जगना पड़ता है, नींद ही नहीं आती है। तो ये इंग्लैंड वालों को चाय की लत थी। ये चाय इनको चाइना से जाता था, उसके बदले में यहाँ पर खूब इसको बुलियन, सोना चांदी, पैसा मिलता था। यानी कि व्यापारिक जो बैलेंस था, संतुलन था, वो चाइना के पक्ष में था। इंग्लैंड इस खोज में था एक कैसे भी एनी हाउ इस बैलेंस को तोड़कर भारत अपने पक्ष में इंग्लैंड में किया जाए। तो उसने सोचा कि इसके लिए क्या है, वो कहा जाता है ना कि एक कमजोर आदमी की पत्नी गांव भर की भाभी होती है। ठीक है, यही कंडीशन इंडिया की थी कि गांव, एक कमजोर व्यक्ति की पत्नी गांव भर की भौजाई होती है। यही कंडीशन इंडिया की थी। किसी की आवश्यकता का पूर्ति करना हो, इंडिया में चले आओ और कर लो। ये कंडीशन यहाँ पर इंडिया वालों के साथ हुआ। अब ये इंग्लैंड सोचा कि जो कैश क्रॉप है, जैसे चाय है, यहाँ पर हम इसकी खेती करते हैं और इस चाय को अपने यहाँ मंगाते हैं, तो हमें बिना पैसा दिए ही चाय मिल जाएगा। तो जो हम चाइना से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस जो है ये अब यहाँ जाने लगा, तो उस पैसा का प्रवाह मेरे रुक जाएगा और हमारी काफ़ी बचत होगी। फर्स्ट चीज़। उतना ही नहीं कि अंग्रेज बहुत दूर के चीज़ थे, अब सोचे कि ये चाइनीज बहुत तेज बन रहे हैं, तो ये जो चाइना है, जो छोटे आँख वाले हैं, अब इनको मैं क्या करता हूँ कि कुछ नशा का लत लगा देता हूँ। अब वो सोचे कि अब यहाँ पर उसके अलावा जूट के अलावा अफीम का खेती कराना शुरू कर दिए, खास करके ये अफीम की खेती। और अफीम की जो लत थी वो चाइना को थी। अब इंडिया से अफीम चाइना जाना शुरू हो गया और चाइना से भी व्यापार पक्ष
इंग्लैंड की तरफ हो गया। जो चाय जाता था चाइना से वो बंद हो गया, बदले में इंग्लैंड चाय जाने लगा। तो ये व्यापारिक जो असंतुलन थी वो संतुलित हो गई और इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर कैश क्रॉप को लाया गया था। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक संतुलन है उसको पूरा करने के लिए भी ये इंग्लैंड हो गया, ये भारत हो गया इंडिया, और ये चाइना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से व्यापारिक संतुलन बनाने के लिए भी त्रिकोणीय जो उसको किया गया, ठीक है। और जो जूट था वो कच्चे पदार्थ के रूप में होता था, जो कपास था, कपास वो सूती वस्त्र के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तरदायी कारण थे, ठीक। अब था इसके प्रोसेस, किस प्रक्रिया के द्वारा। अब एक आप पढ़े इसके कारक क्या क्या रहे, विशेषता क्या हुई। अब इसकी प्रक्रिया पढ़िए कि किस प्रकार से यह तेज हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया यह थी कि अब कैश क्रॉप के लिए नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाए। तो इसमें क्या हुआ, जूट, अफीम, ठीक है, कपास इत्यादि के क्षेत्रों पर उत्पादन पे बल दिया गया। फिर दूसरा चीज कि कुछ क्षेत्र विशेष को विशेष टारगेट किया गया जो कि इसके फेवरेबल थे, इसके अनुकूल थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काम किया गया, ठीक। जैसे बंगाल में जूट का उत्पादन उसके अनुकूल था तो वहाँ पर फोकस करके जूट उत्पादन किया गया। आज भी जूट में उत्पादन में नंबर 1 पर बांग्लादेश और बंगाल ही है। तब बांग्लादेश भी भारत का अंग था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि अब वो ऐसा नहीं रहा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में कपास, गुजरात महाराष्ट्र तब एक ही में था और गुजरात के उत्पादन को फोकस किया गया, ठीक है। इसके लिए यही बनारस और गाजीपुर के क्षेत्रों में अफीम की खेती, आज भी अफीम की खेती अगर कहीं पे ऑर्गेनाइज वे में होती है तो वो गाजीपुर में ही होती है। और अफीम से के बाद से तो जान ही रहे हैं, पी कर लोग कितने मदमस्त हो जाते हैं, अपने पराये में कोई भेद नहीं रहता। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष में उन लोगों ने असम में चाय की बागान लगवाए। फिर रेलवे यातायात की सुविधाओं में बढ़ोतरी किए, बंदरगाह का विकास किए, रेलवे का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो भी कृषि उत्पाद था, जो भी कैश क्रॉप था, वो बंदरगाह तक तेजी से सहूलियत के साथ पहुंचाया जा सकता था, ठीक है। फिर इस तरह से इन लोगों ने प्रोसेस किया। अब हम इसका प्रक्रिया के बाद अब इसका परिणाम देखेंगे। वो है ना कि प्यार बहुत देखे, अब परिणाम देख लो, अंजाम देख लो। तो वही बात है कि प्यार तो अंग्रेजों का आप बहुत देख लिए, कृषि के व्यवसायीकरण को देख लिए, कैश क्रॉप को। अब क्या देखिए, इसके अंजाम को देखिए कि अंजाम कितना बुरा है, कितना अच्छा अंजाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंजाम को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो अंजाम तो वही है, कहते हैं ना कि भारतीय नारी और भारतीय किसान, ये दोनों ऐसे हैं जिनके अपना कुछ ओपिनियन नहीं होता, जिनका अपना कुछ नहीं था। हालांकि अब तो स्थिति बदल गई है, भारतीय नारी भी अपना विचार रखती हैं खुलकर, और भारतीय किसान तो देख ही रहे हैं, सरकार को हिला रहे हैं। एक उसमें और आ गई है पूनम पंडित, तो एकदम हिला कर रख दी है पूरे आंदोलन को। तो इसलिए अब एक कॉन्सेप्ट बदल गया है, लेकिन तब वही था कि भारतीय किसान चाहे जिसके साथ रहे, को निरप होई हमें का हानि, ऐसी स्थिति ही थी भारत की पहले, ठीक है। तो इसका दो परिणाम देखिए, जब भी आप परिणाम पढ़िए तो कुछ न कुछ, हम भारतीय लोग आशावादी लोग हैं, उसमें सकारात्मकता ढूंढ लीजिए। हालांकि सकारात्मकता नहीं रहता है, फिर भी हम उसमें से खोज निकालते हैं, होता है ना। और ये वैसे ही सकारात्मकता था कि इसकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई महिला देखकर आपको मुस्कुरा दे तो बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम वो देखकर खुश हो गई है। ये वैसे ही परिणाम था कि उसका सकारात्मकता कुछ नहीं था, फिर भी हम उसमें सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए कि क्या सकारात्मकता है। तो इसमें पहला भारतीयों के हिसाब से यही है कि ग्रामीण शहर का जो संपर्क टूटा हुआ था वो जुट जाता है। अब गांव के लोग शहर से जुट गए, शहर से संपर्क में स्थापित आ गए, और जो कच्चे माल जो गांव में उत्पादन होता था वो शहर तक पहुंच उनका सुनिश्चित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रामीण शहर एकीकरण संपर्क स्थापित हुआ। फिर
अर्थव्यवस्था का इंटीग्रेशन हुआ, एकीकृत हुआ, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। जो पहले बटा था कि ये गांव, ये कस्बा, ये शहर इत्यादि का यहाँ पर विनाश होता है और एक एकीकृत अर्थव्यवस्था, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का डेवलपमेंट होने का बात किया गया है। फिर कुछ और भी पॉजिटिव लोग आए और उन्होंने कहा कि और भी अच्छा लाभ हुआ हम लोगों को कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इसके सकारात्मक परिणाम देखने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। अरे भाई, जब विश्व के लोग ही आकर यहाँ पे शासन कर रहे हैं तो कौन सा अर्थव्यवस्था से आप जुड़ रहे हैं? वो भी शोषण है, स्पंज की तरह, यहाँ से उठाए वहाँ पे ले जाकर, यहाँ सोखे वहाँ पर उड़ेल दिए। ठीक है। हाँ, एक चीज का फायदा थोड़ा बहुत अगर रियलिटी में दिख रहा है तो वो है क्या कि जो कुछ विशेष जो स्पेशल एरिया था स्पेशल प्रोडक्शन के लिए वो प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, स्पेशल एरिया फॉर स्पेशल प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी महाराष्ट्र इज द फेमस फॉर पर्टिकुलरली कॉटन, असम फॉर टी, बंगाल फॉर जूट एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये कुछ विशेषकृत क्षेत्र हुए जो आज भी हैं, उनको उस तरह से आर्थिक वातावरण बना और वो उत्पादन करने में सफल रहे। ठीक है, तो ये इसका सकारात्मक रहा। लेकिन नकारात्मकता का तो बात मत करिए। जिस तरह कपिल शर्मा कहता है ना, बस भाई बात मत करिए, वही था ये। इसकी नकारात्मकता में बहुत थी। पहली बात कि ये जो कैश क्रॉप करने के लिए उनके पहले आशा थी कि हमको बहुत आमदनी होगा, हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। उल्टा हो गया और कर्ज लेना पड़ गया भारतीय किसानों को। माने कि कर्ज के जाल में ये बढ़ते चले गए, ग्रामीण गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ती चली गई। फिर आपको मैं बोला कि कुछ क्षेत्रों में ज़मीन पर कैश क्रॉप होने लगा। एक तो पहले से लो प्रोडक्टिविटी थी, 100 बीघा ज़मीन में उत्पादन किए तो खाने भर होता था। उसमें से भी अगर कुछ एरिया में आप कैश क्रॉप करने लगे, यानी कि जो परंपरागत धान गेहूं उत्पादन करने वाली जो ज़मीन थी वो यूज होने लगी कैश क्रॉप में, माने कि और आपका एरिया ऑफ द इरिगेशन का घट गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपके पास बचत कुछ नहीं, बुरे समय के लिए कुछ नहीं बचा पाए, तो जो भी कैलेमिटी आती थी, जो भी आपदाएं आती थी, उसका असर ज़्यादा मारक हो गया, ज़्यादा गहरा हो गया, जिससे अकाल की बारंबारता बढ़ गई। पहले भी अकाल आती थी, लेकिन पहले प्रकृति जनित होती थी, बाय नेचर हुआ करती थी। अब आर्टिफिशियल कैलेमिटी आ गई, जो कि पॉलिसी से बाई प्रोडक्ट के रूप में थी, जो अंग्रेज पॉलिसी का परिणाम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाल की, सूखा की बारंबारता और उसके मारक क्षमता, उसकी मारकता, उसकी गहनता बढ़ गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये जो अकाल था वो मानव जनित अकाल पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पता चला 6 महीना खाने भर ही उत्पादन हुआ है, 6 महीना लोग त्रस्तता का जीवन जी रहे हैं, 1 जून खाकर, 2 जून खाकर। तो इस प्रकार से ठीक है, फिर इसमें बिचौलिया वर्ग का एक बहुत गहरा रोल आ जाता है, क्योंकि मार्केट कहाँ था, विदेश में उत्पादन हो रहा था, बिहार के गांवों में, तो बीच में कहाँ पर जा रहा है, कौन बेच रहा है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों से जो जुड़ाव था वो बिचौलिया वर्ग का ही होता था। तो बिचौलिया वर्ग की फिर भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, भारतीय कृषक जो दूरस्थ अपरिचित विदेशी बाजार थे उससे जुड़ तो जरूर गए, लेकिन बिचौलिया के श्रृंखला के चलते वो शिकार के शोषण के शिकार पुनः हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो जो बाजार का था, जो मार्केटिंग का सिस्टम था, वो मुख्य रूप से विदेशियों के हाथ में था। और देखिए, चाय की हम लोग बुराई कर रहे थे, लेकिन बिना चाय के जीवन भी नहीं चल रही है फिलहाल टाइम में, इतना आदती हो गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये होगा कि
जो इंस्ट्रूमेंट था, जैसे जहाज रानी उद्योग का विकास हुआ तो वो भी अंग्रेजों को लाभ दे रहा था, रेलवे का विकास हुआ, अन्य यातायात साधनों का विकास हुआ, बीमा आई कंपनियां, तो ये सब किसको लाभ हो रहा था? बीमा का एजेंट भी अंग्रेज, बीमा कंपनी भी अंग्रेज की। माने कि इतना बड़ा क्रूर गवर्नमेंट आज तक किसी समय में नहीं आया है कि अपने, होता है ना कि मारे भी या रोने न दे, वो मार भी रहे थे अंग्रेज और आपको रोने की भी छूट नहीं दे रहे थे। एक होता है ना कि कम से कम अपना दुखड़ा तो गाले आदमी रोकर, वो भी नहीं था। माने हर तरह से शोषण। ठीक, तो इस प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहा और यही रीजन है कि भारत के ड्रेन ऑफ वेल्थ में, भारत के धन निकासी में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है? वो इसी भारत के कृषि के वाणिज्यीकरण का होता है। ठीक है, और निष्कर्ष के रूप में आप यही कह सकते हैं कि भारत के कृषि के वाणिज्यीकरण का जो स्वरूप था वो औपनिवेशिक था। जो उसकी नेचर थी, जो उसकी विशेषता थी, जो उसके शोषण का स्वरूप था, वो हर तरह से औपनिवेशिक था, यानी कि उसके केंद्र में मात्र और मात्र शोषण बचा हुआ था, जिससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती ही चली गई। भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के वेलफेयर के लिए भारत में एक उद्योग जा रहा, एक तरफ से उद्योग स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अंततः भारत ने एक, भारत के जो किसान हैं वो एक गरीबी की अवस्था में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हस्तशिल्प का पतन। ठीक है, मतलब कि डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण। ठीक, विऔद्योगीकरण, हस्तशिल्प का जो परंपरागत उद्योग थे, जो कॉटेज माइक्रो इंडस्ट्री थी इंडिया की, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसका अब बर्बादीकरण। ठीक है, र्यून ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, या डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल शब्दों में हम यही कहेंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। ठीक, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसके अर्थ को समझते हैं और पतन के क्या कारण थे उसको। दो क्वेश्चन आपसे आता है मुख्य रूप से, व्हाट इज द मीनिंग एंड काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस क्राफ्ट। ठीक है, हैंडमेड क्राफ्ट, इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। तो इसका यही है कि परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश ही विऔद्योगीकरण है। ठीक है, द र्यून ऑफ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री इज नोन एज डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, ठीक ही क्या है, विऔद्योगीकरण है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के कारण, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई थी। सिंपल यही समझिए। ठीक है, एक अनाथ अवस्था है जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। तो ये इसमें तब्दील हो गई थी। ठीक है, जिसका कि परिणाम हुआ विऔद्योगीकरण। यानी कि जो पहले से, देखिए क्यों विऔद्योगीकरण हम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भारत क्या था, एक सोने का चिड़िया था। अंग्रेज आए तो सोने की चिड़िया उड़ गई, सोने की चिड़िया फुर्र। तो ऐसी स्थिति में
अब रीजन क्या था, भारत को मैं बता रहा हूं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था को अपने अनुकूल बनाइए, ठीक। फिर भारत के अर्थव्यवस्था से अपने लिए रॉ मटेरियल बनाइए, भारत के लोगों को अपने अनुकूल उपभोक्ता क्लास में तब्दील करिए, चेंज अकॉर्डिंग टू ओन इंडस्ट्री, ओन डिमांड, अपने आवश्यकता के अनुसार इसको परिवर्तित करिए और किस में, कंज्यूमर क्लास में इसको परिवर्तित करिए। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था चलती रही, ठीक है। तो इसमें यही था, पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि जो यहाँ पे परंपरागत जो क्लास था, जो दस्तकारों का एक वर्ग था, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट अपना तैयार करता था हस्तशिल्प के माध्यम से, दस्तकारी के माध्यम से, ठीक है। तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि अपने व्यवसाय छोड़ने के लिए वो विवश हो गए। और इसके पीछे रीजन था, एक तो कृषि का व्यवसायीकरण होना और अंग्रेजों की कुछ नीतियां, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो क्या, कृषि के व्यवसायीकरण के थ्रू जो कच्चे माल के पदार्थ थे सब बाहर भेज दिए जाने लगे, तो उनको कच्चे माल की कमी महसूस होने लगी। फिर खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं थी, तो वो बिनेंगे, अपना बिजनेस चलाएं कि अपने पेट भरें, अपने जो परिवार के लोग हैं उनके लिए। तो एक पेट भरने की जो लत होता है ना, भूखे भजन न होई है गोपाला, ये सब लोग जानते होंगे कि कहा गया है कि आप बहुत अच्छा पढ़ने में भी हैं लेकिन खाली पेट है, तो आप अगर भारत की राजधानी दिल्ली याद करेंगे तो पटना याद हो जाएगा। तो भूखे भजन न होई है गोपाला, ये भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है कि खाद्यान्न की सीमितता हुई, कच्चे माल की कमी हुई, अंग्रेजों के द्वारा इसको डिस्करेज किया गया, लिहाजा क्या हुआ, ये छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। फिर अकाल, एक बहुत महामारी इस जो आया, वो क्या था, वो सरप्लस जो भी कुछ रहता था किसानों के पास, दस्तकारों के पास, वो बेचने के लिए उसमें मजबूर कर दिया था, ठीक है। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि कंपनी का जो साम्राज्यवादी नीतियां थी। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो जो ये राजे महाराजे थे उनको अब विलय करके अपने राज्य में मिला रहे थे, उनको तोड़ रहे थे। जो इनकी विभिन्न प्रकार की जो विलय की नीति थी, हड़प की नीति थी, विस्तारवादी अन्य नीतियां जो थी, उसका परिणाम यह हुआ कि जो यहाँ पर राजा महाराजा वर्ग था, जो एक कुलीन वर्ग था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, समाप्त होने की कगार पे आ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, देखिए, भारत में जो कुटीर उद्योग थे, ठीक ना, इस कुटीर कॉटेज इंडस्ट्री को दो स्तर पे राजा महाराजा कुलीन वर्ग, एक तो संरक्षण देता था, अब संरक्षण कैसे गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी से लेकर हर स्तर पर समझिए, और दूसरा उपभोक्ता वर्ग था इसका। तो ये संरक्षण करता भी समाप्त, उपभोक्ता भी समाप्त। अब धोती कुर्ता पहनने वाले हैट के ड्रेस में और सूट टाई लगा लेंगे तो कहां से धोती कुर्ता का बिक्री होगा, समझिए, यही चीज है। अब लिट्टी चोखा खाने वाले पिज्जा बर्गर पे आ जाएंगे तो लिट्टी चोखा बनाने वालों का क्या होगा, उद्योग बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हरा मटर के बदले, गांव के किसानों के हरा मटर के बदले लोग सफल की मटर खरीद लेते हैं, तो गांव का किसान क्या करे, उसको तो पता नहीं चलता है कि 10 रुपया किलो बेचूं कि 20 रुपया किलो बेचूं, उसके लाभ से भी वंचित रह जाता है। यही परिस्थिति हुई। ये जब कुटीर उद्योग डगमगाती थी या किसी प्रकार की परेशानी में पड़ता था बुनकर, तो ये संरक्षण देते थे राजे महाराजे। दूसरी तरफ जो इनके प्रोडक्ट हुआ करते थे उसको खरीदते थे, तो इनको बाजार भी एक मिल जाता था भारतीय बुनकरों को, ठीक है, शिल्पकारों को, दस्तकारों को। लिहाजा ये दोनों चीज समाप्त हो गया, और जो कि इनको तोड़ने का, बर्बाद होने में महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरी तरफ अंग्रेज इनको डिस्करेज कर रहे थे, सरकार के द्वारा जो था वो संरक्षण नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर भारतीय शासक जो थे, जो अंग्रेज थे खास करके, अब इसमें से कुछ लोग क्या थे कि जो शासक सामंत थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो अब इस स्तर पर आ गए थे, पढ़ लिख कर एक मध्य वर्ग में तब्दील हो रहे थे, जो अंग्रेजी वस्तुओं के उपभोग के लिए मानसिक स्तर पर तैयार हो गए थे। अब अंग्रेज जो है इस तरह से कर रहे थे, वो मैकाले का वो जो कथन है ना कि हमें ऐसा भारतीय बनाना है जो जन्म से तो रंग रूप से तो क्या हो,
वो भारतीय हो, लेकिन अपने विचार से, अपनी स्वाद से, ठीक है, अपनी मानसिकता से वह अंग्रेज बन जाए। मतलब कि हमें अब ऐसा बनाना है जो हमें क्लर्कियल सहयोग के साथ साथ हमारे लिए उपभोक्ता का भी कार्य करे, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रमोट भी कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से इन लोगों के बर्बाद होने का कारण रहा। फिर इन लोगों ने अपने टैक्सेशन के माध्यम से भारतीय जो इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद करने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि अपने देश में क्या किए कि भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क, जो भारत से, जैसे मान लीजिए भारत का कॉटन कपड़ा जा रहा है, लहंगा चुनरी जा रही है, तो इस लहंगा चुनरी पे इतने आयात कर लगा दिए, इंपोर्ट टैक्स लगा दिए कि अब वो है बहुत महंगा हो जाती थी, लिहाजा वो इंग्लैंड के मार्केट में कम उसकी खपत हो गई, कम डिमांड हो गई, क्योंकि इतने महंगे वस्तु को कौन खरीदेगा, ठीक है। ये एक सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी होती है इसको बनाने में। अगर किसी भी वस्तु को डिस्करेज करना है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आयात कर लगा दीजिए, और उसके विपरीत जो अपने चीज़ों को जिसको आप बेचना चाहते हैं उस पर आयात कर कम लगा दीजिए, या अपने देश का प्रोडक्ट है तो उस पर कम कर लगा दीजिए। तो अगर वो 100 रुपया का प्रोडक्शन कॉस्ट आया, 110 में भी बेचेगा तो उसको लाभ होगा। अगर यही 100 रुपये की वस्तु बाहरी है, 100 रुपया टैक्स लगा दिए तो 200 का हो जाएगी, इसको जल्दी कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। तो ये आयात शुल्क के माध्यम से भी भारतीय उद्योग को ये पतनशील कर रहे थे और अपने उद्योग को संरक्षण दे रहे थे, ठीक है। फिर रही सही जो कसर था वो रेलवे के विकास, उपभोक्ता वर्ग, यातायात का तीव्र सुविधाएं इत्यादि ने भारतीय उद्योग को अंतिम नींद सुला दिया। कैसे? अब देखिए रेलवे ने क्या किया कि तेजी से वस्तुएं आने लगी और गांव देहात में, छोटे इंटीरियर एरिया में, रिमोट एरिया में सब विदेशी वस्त्रों से, विदेशी सामानों से पाट दिया बाजार को। अब जहाँ जाइए वहाँ वही छापा वाला वस्त्र मिल रहा था, वही नायलून का वस्त्र मिल रहा है अंग्रेजों में। और मशीन से प्रोडक्ट है तो देखने में अच्छा लगता था। अगर दस्तकार एक दिन में 100 मीटर बुनेगा तो एक मशीन एक दिन में 1000 बुन देगी, तो वो सस्ता बेचते थे और ज़्यादा माल आता था। तो इस तरह से मशीन के आगे भी, उनके पॉलिसी के आगे भी भारतीय दस्तकार हार स्वीकार कर लिए, ठीक है। और अंततः क्या हुआ कि बताने कि भारतीय में एक ऐसे वर्ग, वो जो सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली, अब ऐसा कल्चर बना दिए कि भारत के लोग जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट है उसको लेने में, उसको पहनने में, उसको यूज करने में अपने आप को क्या करने लगे, कंफर्ट फील करने लगे। तो एक सांस्कृतिक माहौल भी अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया। इस सब जो नीतियाँ थी उसका परिणाम यही हुआ कि जो भी यहाँ पर कुटीर उद्योग थी, हस्तशिल्प उद्योग थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो लगभग बर्बाद हो गई, ठीक। तो ये इसका कारण था पतनशीलता का। अब इसके हम आते हैं परिणाम में। इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम को देखते हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि हम भारतीय लोग हैं, परिणाम में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख ही लेते हैं। तो परिणाम में इसके पॉजिटिविटी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था हर जगह जोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, एक एकीकृत अर्थव्यवस्था का हुआ, और एक बड़े इंडस्ट्री, आधुनिक इंडस्ट्री के स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, ये सही बात है, लेकिन अगर आप उसका व्यवहारिक लाभ देखेंगे तो इसका भी लाभ कहीं कहीं उस समय अंग्रेजों को ही मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ा। पहला बात तो जो कुछ लोग 10%, 5% आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे, उद्योग धंधा में लगे हुए थे, अन्य कार्यों में लगे हुए थे, अब वो निराला बेरोजगार हो गए। अब जब बेरोजगार होंगे तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, कृषि पर ही इसका बोझ पड़ता है। और इसको कहने की जरूरत नहीं, अभी हाल फिलहाल में जो लॉकडाउन हुआ है, जो भी कंपनी वगैरह बंद हुई, तो जितने लेबर थे, जो भी